Good evening, guys. I hope everyone is doing good in their preparation journey. तो यूपीएससी का अभी तक फॉर्म डेट तो आई नहीं है. आई होप कि इस वीक आ जाएगी या अगले वीक में आ जाएगी. बट आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे कोई वो ना आए, प्रेशराइज ना हो, कुछ वो ना हो, इसलिए हम टेस्ट सीरीज़ करते रह रहे हैं. फ्री इनिशिएटिव है, आप क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हैं और अपने जितने भी सही आंसर जा रहे हैं, वो जितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आप को 2 नंबर दीजिए, अगर आपका गलत है तो 0.6 उसमें से माइनस कर दीजिए. ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट. पहला टेस्ट मैंने डिस्कस करा था, उसमें सही रिस्पॉन्स मिला था, काफ़ी जनों ने कहा था बहुत अच्छे क्वेश्चन है मुझसे. तो यहाँ पे हम अपना सेकंड टेस्ट लेके आए हैं जो है एनसीईआरटी बेसिस पे. इसमें बेसिकली हमने जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ हैं वो सारी कवर करी हुई हैं. पॉलिटिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स से है, जियो से है और हिस्ट्री से है. ठीक है, इस टेस्ट में भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अगला लेक्चर भी टेस्ट सीरीज़ पे लेके आएंगे. टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मेरी पॉलिटी के ईयरली करंट अफेयर्स की वीडियो भी चल रही हैं, तो जिसने वो नहीं देखी है वो देख लेना. ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे. तो आपको करना क्या है, आपको पेन और अपना पेन लेके बैठना है और टाइमर सेट करना है आपने कि आप बेसिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को तो टाइम लगेगा, मैं तो आपको इसके बाद पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा. तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहला क्वेश्चन पढ़िए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है. ठीक है, तो इट फैसिलिटेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हाँ भाई, तो ये करता है. इट इंश्योर्स क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड बैलेंस अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. हाँ भाई, ये भी करता है. इट इम्पोजेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ भाई, ये भी करता है. इट आर्टिकुलेट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल फॉर अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी. ये भी करता है. ये सारे आर्टिकल्स में भी डायरेक्टली मेंशंस हैं. ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशंस हैं ये सारे टर्म्स. कुछ डीपीएसपीस के हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया पहला सही. तो आई होप आप सबका ये आंसर सही गया होगा. अब कुछ चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बता देता हूँ मैं, आप नोट करना. मैं बोल रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है लैंड का, और सिटीजन और गवर्नमेंट के रिलेशन को डिफाइन करता है. और इसका फंक्शन क्या क्या है, ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, अथॉरिटी को लिमिट करता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, इतना था कॉन्स्टिट्यूशन में, ख़त्म. आप नोट्स कर लेना जो जो मैंने बोला है. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन ये है, जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ की रिगार्डिंग है. तो रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है राइट टू इक्वलिटी में दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ. इसका बेसिकली मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, या इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ क्या बेसिकली डील करता है, द स्टेट कैन इनेक्ट लॉ ग्रांटिंग. नहीं, ये तो भाई गवर्नमेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट करते हैं. कौन कौन से आर्टिकल में करते हैं बताना कमेंट सेक्शन में. ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज इन द अथॉरिटी आर इक्वल सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ द लैंड एंड अकाउंटेबल. ठीक है, ये ठीक है. ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया. आप बेसिकली रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लिखते रहिएगा, लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल, नो स्पेशल प्रिविलेज, नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. तो यह है रूल ऑफ लॉ का मतलब. इसका बेसिकली मतलब यह है कि जो लॉ अंबानी जी के लिए अप्लाई है वही एक रिक्शा वाले भैया के लिए भी अप्लाई है. समझ गए. आई होप सबका आंसर सही गया होगा. तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. अब ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग ये है, तो आपको मैं बता दूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी मेरी वो 1946 में फॉर्म हुई थी. ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हैं, जो इसमें सीट्स एलोकेट हुई थी ये हुई थी पॉपुलेशन के बेसिस पे. ठीक है, जो एक सीट थी वो 10 लाख पीपल के बेसिस पे अपॉइंट हुई थी. ठीक है,
और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें नॉमिनेशन हुआ था डायरेक्ट, और जो प्रिंसली स्टेट हुए थे उसमें नॉमिनेशन हुआ था डायरेक्ट, ठीक है। और जो कैबिनेट असेंबलीज के मेंबर्स थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करा गया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे वो, ठीक है। और सेपरेट प्रोपोर्शनल इलेक्शंस भी हुए थे, मुस्लिम सिख्स में अलग अलग विभाजन था। और प्रोपोर्शनल और वे वोटिंग का वे क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब पढ़ लो इसको। इट्स कंपोजिशन वाज बेस्ड ऑन द, ठीक है, हाँ ये ठीक है। ईच प्रोविनेंस वाज अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनल, ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविनेंस वर इलेक्टेड बाय द, ठीक है। तो इसका ये है, आशा करता हूँ सही गया होगा सबका। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो, इस टाइप के अगर स्टेटमेंट आते हैं एब्सोल्यूट, तो जो ये वीक स्टेटमेंट होते हैं ना, बहुत वो होते हैं, तो ये बेसिकली गलत होते हैं। तो आपका तीसरा यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, एलिमिनेशन करते हुए। अब आपको देखना है पहला ऑप्शन, देख लो क्या है सही है। अनलाइक लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक बात है। तो आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लो। फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। आपके पास डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंदर राइट है कि आप डायरेक्ट, अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ही अमेंड करा जाएगा, ऑर्डिनरी लॉ से नहीं कर सकते। जुडिशरी इनको सेफगार्ड करती है, आर्टिकल आपको बता दिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 5वां। तो देख लो, ये बात कर रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो आपको बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है मेरी, वो परमानेंट बॉडी होती है राज्यसभा की तरह, ठीक है। और इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। जो मिनिमम नंबर मेंबर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40, और जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं 1/3 इंटू 1/3 ऑफ द असेंबली, ठीक है, समझ गए ना। और जो इनको मेंबर्स जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो इनका क्रिएशन होता है, वो क्रिएशन और एवोल्यूशन होता है, वो 169 आर्टिकल में होता है। किसके थ्रू? स्पेशल स्टेट रेजोल्यूशन। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता, ठीक है। अब पढ़ लो। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज, ठीक है, पहला ठीक है। तो ये आपका वो गलत हो गया। अब दूसरा देखो, द रेजोल्यूशन फॉर द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट मस्ट बी पास बाय स्टेट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा, ठीक है। हाँ, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज डीम्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है। यही तो गेम थी, मैंने आपको ये बता दिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। छठे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पढ़ लिया होगा आपने, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ते रहना, ठीक है। छठे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या जो आर्टिकल 25 के बारे में बोल रहा है, पहले आर्टिकल 25 के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल जान लो। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या क्या है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस है, प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेट है। प्रोपोगेट का है, कन्वर्ट का नहीं है, ठीक है। और ये क्या है कि फोर्सेबल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रही है तो गवर्नमेंट उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। किस बेसिस पर? पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर, मोरलिटी के बेसिस पर और हेल्थ के बेसिस पर, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन बाय ट्रांसमिशन डिसमिशन ऑफ वंस रिलीजन बिलीफ। तो भाई ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोल दिया। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली, ठीक है, यहाँ पे बता दिया था आपको मैंने। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये हुआ इसका। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दे रखे हैं। हाउ मेनी ऑफ द आर फेडरल फ्यूचर्स। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ फेडरल फ्यूचर्स की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ फेडरल फ्यूचर्स की, आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो आप फेडरल फ्यूचर्स लिखिए। ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई और बाय कैमरलिज्म हो गया।
नहीं सुना तो एक बार रिपीट कर लेना। और यूनिटरी फ्यूचर्स भी बता दूं आपको मैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट नॉट इंडेस्ट्रक्टेबल, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्लियामेंट्स, अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। ठीक है, आपको बता दिया। अब ये होते क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है कि जिसमें पावर जो होती है वो वेस्ट होती है, मतलब पावर जो होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है और रीजनल गवर्नमेंट के पास होती है, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो। ठीक है, मतलब रीजनल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करेंगी नेशनल गवर्नमेंट के साथ। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर होती है वो डिवाइड होती है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। ठीक है, और जो दोनों हैं वो ऑपरेट करेंगे अपने जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंटली। जैसे यूनिटरी में क्या होगा, जो नेशनल गवर्नमेंट कहेगी, नेशनल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल रहती है रीजनल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो अब देख लीजिए इनमें से क्या क्या है। तो फेडरल फ्यूचर पूछा था ना, मैंने आपको नोट्स में बताया था, अब आप खुद कर लेंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एक, ये क्या था मेरा फेडरल फ्यूचर, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया यूनिटरी। ठीक है, पढ़ लिया ना आपने, सही जा रहे होंगे सब। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अब मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए आप लोग, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, तो अब उसका आंसर जल्दी से बताइए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह कब, जब देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस, बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। हाँ, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरा, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरा, उसका इलेक्शन कैसे होता है थोड़ा बहुत ये जान लो। जो मेंबर्स होते हैं इसके इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे और इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे। और प्रेसिडेंट के यहाँ बताना क्या नॉमिनेटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, कौन सा आर्टिकल के अंडर में होता है ये भी बताना। समझ गए, बस इतना ही है इसमें। बढ़ते हैं आगे वाले आंसर में। और ऐसा बताना कि क्या कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। चलो, जो बीडी जाति थे वो बने थे मेरे प्रेसिडेंट जब फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनकी डेथ हो गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इलेक्टेड नहीं, जुडिशियल नहीं, ये है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक हो गया ना। हाँ, अब थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता दूं। ब्यूरोक्रेसी जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वही चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी में आती हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज के। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में आती हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, इसके मेंबर्स जो होते हैं रिक्रूट कौन सी बॉडी करती है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। ठीक है, इनका फिक्स टेन्योर होता है, रिमूव इनको खाली सुप्रीम कोर्ट के ही थ्रू करा जा सकता है, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ठीक है, समझ गए। अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इवन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर रिजल्ट इन द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या आपको ये ठीक लग रहा है पढ़ने से? आइंदा क्वेश्चन हो गया ना, है ना। हाँ, क्या आपको ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है पढ़ने से? जल्दी पढ़िए। ठीक है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है मेरा, सबसे पहली बात वो होता है होल काउंसिल के ऊपर, नॉट अ सिंगल मिनिस्टर। ठीक है, और आर्टिकल 74 क्या कहता है मेरा, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको हेड कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ठीक है, उनका हेड करता है पीएम। और आर्टिकल 75 में लिखा गया है, आर्टिकल 75 में बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इसका मतलब ये है कि एक ही साथ तैरेंगे और एक ही साथ डूबेंगे। ठीक है, एक ही कश्ती में रहते हैं।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इवन एन इंडिविजुअल मिनिस्टर रिजल्ट इन द, नहीं गलत है, नो कॉन्फिडेंस पहली बात होल काउंसिल के ऊपर होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली, ठीक है, ये तो आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका हो गया ये वाला, ठीक है। और कुछ बता दूं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं मेरे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, अगर हार गए तो रिज़ाइन करना ही करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होता, काउंसिल के अगेंस्ट होता है पूरी, ठीक है। काउंसिल डिसॉल्व कब करेगी, जब पीएम रिज़ाइन कर देंगे या उनकी किसी रीज़न के कारण डेथ हो जाएगी, ठीक है। जो पीएम होता है वो लिंक होता है बिटवीन काउंसिल, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ठीक है। ये सब आप चीज़ें नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डीपीएसपीस। अब आपको कितने आर्टिकल्स याद हैं यहाँ से पता लग जाता है। यूसीसी तो याद होना ही चाहिए, 44 में है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ, ये नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस, ये है, ये कौन से आर्टिकल में, आई गेस 43 में, एक बार चेक कर लेना। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ये तो है ही भाई 42 में है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी है आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो दूसरा मेरा गलत है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। तो मेरे गेस ये वाला ठीक है, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, थोड़ा बहुत डीपीएसपीस के बारे में बता देता हूँ। डीपीएसपीस जो है मेरे वो पार्ट 4 में मेंशन है। आर्टिकल जो इसमें बात करते हैं वो मेरे 36 से 51 तक हैं। जो डीपीएसपीस हैं ये आइडियल्स होते हैं स्टेट पॉलिसीज़ के लिए। इनको बोरो करा गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, आईआरएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जो इनके की प्रिंसिपल्स हो गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लिख दिए मैंने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर पहली बात 6 ही स्टेट्स में है मेरा। सबसे पहला आ गया मेरा यूपी, दूसरा आ गया बिहार, तीसरा आ गया तेलंगाना, चौथा आ गया आंध्र प्रदेश, पांचवा आ गया मेरा कर्नाटका, छठा कौन सा रह गया यार, यूपी बिहार तेलंगाना, अच्छा हाँ महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है, गुजरात मैंने बोला था, गुजरात मैंने बोला था नहीं है, यूपी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ओनली 3। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 में है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता क्या है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ हैं उसमें बात कर सकते हैं। ये मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में भी कराया था, पॉलिटी की जो मैं चल रही है आजकल। अब इसमें क्या होता है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ हैं उनमें तो सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना पड़ेगा, लेकिन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट नेग्लेक्ट कर सकती है, जैसे राम जन्मभूमि वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने करा था, ठीक है, समझ गए। और ये जब एडवाइस आएगी ये एडवाइजरी होती है, कोई ये नहीं होता कि मैंडेटरी ये फॉलो करनी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है, प्रेसिडेंट आएगा। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव इट्स एडवाइस, तो अगर ऐसा है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में बाउंड होती ही होती है, ठीक है। ये 143(2) में लिखा हुआ है, तो ये ठीक हो गया। अगले में बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जान लो। इसने बोला कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसने बोला कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। सबसे ऊपर आएगा मेरा जिला परिषद, जिला पंचायत, फिर उसके बाद आएगी पंचायत समिति और लास्ट में होगा मेरा ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो मैंडेटरी होगी और सब में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे एट ऑल लेवल्स। 5 ईयर का इनका टर्म होगा। फ्रेश सिलेक्शन हो जाने चाहिए 6 मंथ के अंदर में, ठीक है, अगर डिसॉल्व होती है तो। और जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। SC/ST रिजर्वेशन भी होगा पॉपुलेशन बेसिस पे, और OBC रिजर्वेशन भी होगा ही होगा, नहीं होगा, ऑप्शनल था, हाँ, ठीक है, समझ गए। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। 73 मेड अ प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है, पहले, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ऑल एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द इंट्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व पंचायत बिफोर द एंड ऑफ द 5 ईयर फ्रेश सिलेक्शन, ठीक है, 1/3 ऑफ द, ठीक है, ऑल 4। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन
7 शेड्यूल में हाउ मेनी ऑफ द, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर बताना मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो 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 सोचो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आर्टिकल 246 में लेजिस्लेटिव पावर जो होती हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड रहती हैं। किस सब्जेक्ट्स में? 3 सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो आप जल्दी जल्दी लिखिए। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, और भी कुछ होंगे मेरे को याद नहीं। हाँ, करेंसी एंड कॉइनेज भी लिख लेना। स्टेट लिस्ट में लिखिए जल्दी जल्दी। एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिक्योर, ट्रेड एंड कॉमर्स और स्टेट पब्लिक सर्विसेज। कुछ और भी होंगे वो मेरे को याद नहीं है, जितने मेरे को इंपॉर्टेंट याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लेना एक जगह पे। कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी हो वो इसमें आएगी, ठीक है। फॉरेस्ट, ट्रेड और याद नहीं आ रहे, ऑप्शन में आते हैं तो याद आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से देख लो आप 7 शेड्यूल में कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, जल्दी देखो। जो बैंकिंग है वो है ही मैंने आपको बता दिया था। पब्लिक हेल्थ नहीं है भाई, पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ भाई है, प्रिजन स्टेट लिस्ट का है। और जो साइबर लॉज है मेरे, ये रेसिड्यूरी लिस्ट में है, ठीक है, रेसिड्यूरी लिस्ट में है ये, ठीक है। तो इसमें से हो गया मेरा ओनली 2, समझ गए? हाँ, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 352 इसमें नेशनल इमरजेंसीज लगती है। अब इसका स्टेटमेंट सुन लो आप। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फॉर वॉर के बेसिस पे, एक्सटर्नल एग्रीगेशन के बेसिस पे, आर्म रेबेलियन पे बेसिस पे, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इसके लिए कैबिनेट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या होगी, जो फेडरल पावर्स होंगी वो मेरी सारी सस्पेंड हो जाएंगी, सेंटर के पास सारी पावर आ जाएगी। जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के अंडर में, और स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है, सस्पेंड नहीं होगा, बट वो किसके अंडर में आ जाएगा, पार्लियामेंट के अंडर में आ जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, ठीक है, करा जा सकता नहीं है, रेस्ट्रिक्ट हो ही जाती हैं, ठीक है। 16 का क्या है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड, ठीक है। अब बताओ ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, गलत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द प्रेसिडेंट अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्टेट, नहीं, गलत है। द पार्लियामेंट इज बाउंड टू मेक लॉज ऑन एनी स्टेट, ठीक है। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, क्यों होगी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भाई, ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर में होती है वो होती है वॉर्स, एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रेबेलियन के अंडर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद करके रखना। अब बढ़ते हैं, ये रेट्स आपको कंफ्यूज करती होंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप बताना कि स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा रेट्स हैं या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। अब हेबेस कॉर्पस के अंदर क्या होता है, आप सीधे सीधे सुन लो। हेबेस कॉर्पस के अंदर होता है कि एक अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर उसको अनलॉफुल वे में अरेस्ट कर रखा है तो कोर्ट कहता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जाए या हाई कोर्ट के पास लाया जाए। अगर अनलॉफुल डिटेंशन में उसको अरेस्ट करा गया तो ये ठीक है क्या, टू रिलीज अ पर्सन, ठीक है। अब मैंडेमस क्या होता है, जो मैंडेमस होती है, ये मैंडेमस के अंदर में क्या होता है कि कंपेल ड्यूटी कोर्ट ड्यूटी के लिए करती है, ठीक है। ये करती है कि एक ऑफिस होल्डर जो है वो अपना लीगल ड्यूटी ऑफिशियली तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके लिए होता है ये। टू रिस्ट्रेन नहीं, ये गलत है। अब ये क्या है, शर्शरी क्या है, शर्शरी होती है, अब ये क्या, टू रिस्ट्रेन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो हाई कोर्ट होती हैं, ठीक है, वो लोअर कोर्ट्स को रिश्यू करती हैं कि ये जो केस है ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर जा चुका है, इसको तुम यहीं पे रोक दो, ठीक है। प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना मतलब रोक लगाना, लोअर कोर्ट को स्टॉप करना। शर्शरी में क्या होता है कि इसके अंदर में जो मैटर्स होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं
लोअर कोर्ट्स में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हायर कोर्ट्स की तरफ। टू पुश एन ऑर्डर पास्ड बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। क्यू वारंटो में क्या होता है, ये होता है जो पर्सन ऑफिस को होल्ड कर रहा है पर वो एंटाइटल्ड नहीं है कि वो ऑफिस को होल्ड करे, ठीक है। तो ये क्या है, टू डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर लॉफुल ड्यूटी, नहीं है, मैंडेमस में होता है, ठीक है। अब आपको मैं बेसिकली शॉर्टकट लिख लीजिए। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि वन वर्ड में प्रोड्यूस अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। मैंडेमस में क्या होता है कि कंपेल ड्यूटी। प्रोहिबिशन में क्या होता है, स्टॉप लोअर कोर्ट। सर्जरी में क्या होता है कि ट्रांसफ़र केस कर देना। क्यू वारंटो में क्या होता है कि चैलेंज कर सकते हैं ऑफिशियल होल्डर को, ठीक है, याद रख लेना। और जो ये इनको बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। अब क्या है गवर्नर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। गवर्नर के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। गवर्नर वैसे ही बहुत पावर चर्चा में चल रहा है आज की डेट में। आपको मैंने रिसेंट में भी पढ़ाया भी था उसके रिगार्डिंग, आपने पढ़ा भी होगा भाई, ठीक है। she is consulted by the president while appointing the judges of the state high court, ठीक है। मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द, ठीक है। कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनिमल्स कन्विक्टेड अंडर ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो ये सारे ठीक है, ठीक है। अब गवर्नर के बारे में जान लो। गवर्नर की जुडिशियल पावर्स हैं बेसिकली, ये क्या क्या होती हैं कि वो कंसल्ट कर सकता है हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट में अपॉइंट कर सकता है और प्रमोट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट के अंदर में, ठीक है। पार्डन्स दे सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है और कम्यूट कर सकता है सेंटेंस को अंडर स्टेट लॉ, ठीक है। और अपॉइंट करता है लोअर जुडिशरी को, ठीक है, समझ गए। हाँ, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेडोम एंड रेटर्निंग। आई शुल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच पुअरेस्ट शेल फील, ठीक है। अब पुअरेस्ट वगैरह वाली बातें आ गई तो ये किसने कहा होगा, गांधी जी ने कहा होगा, ठीक है। अब गांधी जी का मैं आपको विजन बता देता हूँ। गांधी जी का विजन था कि एम्पावर करना पुअरेस्ट को, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, हार्मनी को इस्टेब्लिश करना और वुमेन्स के लिए इक्वल राइट करना और नो हाई लो क्लास का कंसेप्ट लाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। साइनिंग ऑफ, ठीक है। ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था? ब्रिक्स का तो आपको होगा ही होगा याद, 2009 में हुआ था ऑफिशियली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, WTO का भी आपको याद होगा। WTO जो था 1995 में हुआ था और इसने गैट को रिप्लेस करा था, ठीक है। और ब्रेक्सिट रेफरेंडम तो रिसेंट में ही हुआ था, 2016 आई गेस, 2016 आई गेस, ठीक है। साइनिंग ऑफ ये याद नहीं है भाई, तो अब आप इसके बेसिस पे लगा सकते हो कि ब्रेक्सिट तो सबसे लास्ट में होगा, चौथा, ठीक है। ये है क्या, किस बेसिस पे पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो ये जो होगा ये लास्ट में ही आएगा, ठीक है, ये ठीक है। इससे बाद में तो नहीं हुआ होगा 2016 से, क्योंकि ये रिसेंट में था। अगर रिसेंट में होता तो नाम तो सुना होता, ठीक है ना। हाँ, और देखो 1995 में WTO यहाँ पे आ जा रहा है और फिर 2009 में ब्रिक्स, ये तो याद है। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो एक बार सुन लीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको यूज़ करते हैं हम इनपुट की तरह कि हम आगे का प्रोडक्शन कर सकें, जैसे स्टील शीट्स फॉर कार। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड है, हाँ भाई है, ठीक है। अब अगले में देखिए कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, इनको कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट्स, ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे फूड और क्लोथिंग, क्लोथ्स और स्कूल कंजम्पशन, ठीक हो गया। अब कैपिटल गुड्स बताता हूँ आपको। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये मशीन्स होती हैं जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटल गुड्स, फैक्ट्री मशीन्स कैपिटल गुड्स हैं ही, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन प्रोडक्शन में काम आ ही रही हैं। अब बात है फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स की वो चीज़ होती है जो आगे किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ ना हो, जैसे कि घर का बना खाना हो गया, तुम ही यूज़ करोगे, किसी के और काम में नहीं आएगा या किसी और को खिला दोगे। टी लीव साइड रेस्टोरेंट नहीं भाई, अगर यहाँ पे टी बना होता तो ये ठीक होता, तो ओनली 3 इसका सही है। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चंस की। इसमें क्या बोला गया है, फ्लो वेरिएबल।
दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। दोनों के बारे में बता रहा हूँ, लिख लेना। स्टॉक वेरिएबल वो होते हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है स्टॉक वेरिएबल को, ठीक है, जैसे कि हो गए फॉरेन लोन्स। फ्लो वेरिएबल होते हैं जो कि पीरियड वाइज पीरियड मेजर होते रहते हैं, जैसे कि होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, हाँ समझ गए ना, समझ गए होगे ना भाई, नहीं समझोगे तो एक बार और बता देना यार, कमेंट सेक्शन में और कर देना, ठीक है। अब इसको पढ़ लो कि एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मेड बाय एन इंडियन फर्म, तो ये फ्लो वेरिएबल है, हाँ भाई ये बनता रहेगा। टोटल स्टॉक ये नहीं होगा, टोटल स्टॉक जो है ये नहीं होगा। इन्फ्लेशन ये होगा ही होगा फ्लो वेरिएबल। टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा मेरे ख्याल से, एक बार आप इसको चेक कर लेना, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं अब, ठीक है, 23 में बढ़ते हैं अब। ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ईयर ऐड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी, नहीं, जो कुछ गुड्स रिपेयर में चले जाते हैं, मतलब मान लो एक गुड ठीक है और वो रिपेयर में चले गया, तो वो ऑलरेडी उस टाइम भी काउंट करा जाएगा, जब रिपेयर होके एग्जिस्टिंग गुड्स में आएगा तो वो उस टाइम भी काउंट करा जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड ईच ईयर गोज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। इसको ओवरऑल डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना वेयर और टीयर के कारण। सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो ऐड करे जाते हैं कैपिटल स्टॉक में, कुछ जो होते हैं उनको डेप्रिसिएटेड एसेट्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हाँ। नहीं समझ आया होगा तो एक बार और पूछ लेना, इसका ये सही है तो स्टेटमेंट, ठीक है। अगले में बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब आपको इनके बारे में पहले बता देता हूँ। तो जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम जो एब्रोड से आ रही है उसको भी आप ऐड कर दो जीडीपी में, ठीक है। इनकम बाय सिटीजन्स अर्निंग कमिंग फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम बाय फॉरेनर्स अर्निंग डोमेस्टिकली, ठीक है, समझ गए, ये होता है मेरा जीएनपी। अब एनएनपी के बारे में बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लो। अब एक कार कंपनी है ओन्ड बाय कंट्री एक्स, ठीक है, एक कार की कंपनी है जिसको कंट्री एक्स ओन करती है। ऑपरेट अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कंट्री वाई टू डिटरमाइन द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय कंट्री वाई द प्रॉफिट अर्नड बाय द कंट्री एक्स ओन्ड कार फैक्ट्री, ठीक है, बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये ओवरऑल जीएनपी है। आप पढ़ लेना एक बार इस क्वेश्चंस को, थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैंने आपको ये टर्म्स तो समझा ही दिए। अगले क्वेश्चंस में बढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीडीपी। जीडीपी तो सबको पता होगा ना, हाँ, ठीक है, अनलाइक सीपीआई। अब सीपीआई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, सीपीआई अनलाइक द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई द जीडीपी डिफ्लेटर्स इंक्लूड ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि वो करता है इन्फ्लेशन को मेजर जितने भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, यूज़ करता है डायनेमिक वेट्स को, और जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई हैं वो यूज़ करती हैं फिक्स्ड वेट्स को, और चेंजिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, समझ गए। तो अनलाइक द जीडीपी डिफ्लेटर बोथ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई डू नॉट चेंज, ठीक है। अनलाइक द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई द जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, तो दोनों ठीक होंगे, समझ गए। जीडीपी का फॉर्मूला लिख लो भाई, जीडीपी डिफ्लेटर का भी लिखा देता हूँ आपको। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। और जीडीपी का क्या होता है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस आई। कमेंट सेक्शन में बताना क्या लिखा है मैंने ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है ना, हाँ ना, हाँ। A higher level of GDP of a country does not indicate greater well-being, ठीक है। GDP does not account for negative, ठीक है, नहीं करता भाई, नहीं करता। GDP does not record non-market transaction like household labor, नहीं करता। Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1, ठीक है।
समझ गए ना। जीडीपी की लिमिटेशन ही यही है कि वो इग्नोर करता है रिसोर्स डिप्लीशन को, इनकम इनइक्वालिटी को और नॉन मोनेटाइज्ड एक्टिविटीज़ को। नॉन मोनेटाइज्ड एक्टिविटी क्या क्या हो गई, जैसे डोमेस्टिक वर्क हो गया, ठीक है, और डज अकाउंट नहीं करता नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को, जैसे कि पोल्यूशन। समझ गए। अब अगले टर्म में बढ़ते हैं। ये क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो फिएट मनी जो होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये तो गलत हो गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रिक्वायरमेंट इन बाटा वेयर बोथ पार्टीज वांट व्हाट द अदर हैज, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ करेंसी चेंजेस हैंड, ठीक है, तो ओनली 2। समझ गए, ठीक है, समझ गए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है जो रिक्वायर होता है बार्टर सिस्टम में। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि कितनी बार करेंसी ने हैंड्स को चेंज करा है पीरियड में। और फिएट मनी वो मनी होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और ये गारंटी करी जाती हैं गवर्नमेंट गारंटी के थ्रू, ठीक है, समझ गए। अगले में बढ़ते हैं 28 वाले क्वेश्चन में। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 28 वाला क्वेश्चन, लोअर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, हाई बॉन्ड इंटरेस्ट आर एसोसिएटेड विद लोअर, ठीक है। अगर देखो इंटरेस्ट रेट तुम्हारा हाई है तो पीपल एक्सेप्ट करेंगे कि वो फ्यूचर में कम होगा ही होगा। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम है और, ठीक है, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट कम है और बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है तो पीपल प्रेफर करेंगे कि उसको हम इन्वेस्ट कर दें बॉन्ड्स में, ठीक है, समझ गए। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई इंडिविजुअल प्रेफर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ओवर होल्डिंग आइडियल कैश, ठीक है, क्योंकि वो हिसाब लगाते हैं कि फ्यूचर में वो कम होगा ही होगा। और हाई बॉन्ड इंटरेस्ट एसोसिएट होते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी से। एक बार आपको बता दूं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होती है वो फ्यूचर इंटरेस्ट का ही देख के अराइज होती है, ठीक है। अगर हाई इंटरेस्ट रेट्स है तो लोग बाय करेंगे बॉन्ड्स को, ये भरोसा करते हुए कि इन फ्यूचर्स आने वाले टाइम में इसके प्राइस और बढ़ेंगे, ठीक है, नहीं घटेंगे, ठीक है, हाँ, समझ गए। हाँ, अगले में बढ़ते हैं। तो ये दोनों ठीक हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल टेंडर्स, ठीक है। लीगल टेंडर्स कौन कौन से हैं, कॉइन है, ये कौन से एक्ट के अंदर है, कॉइनेज एक्ट है, डेट याद नहीं है मुझे, कॉइनेज एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। करेंसी नोट्स भी हैं, ये तो आरबीआई एक्ट 1934 के रिगार्डिंग ही है, ठीक है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को दें तो वो एक्सेप्ट कर ले, ये मना ना करे, ठीक है, बेसिकली मतलब ये है। अब 30 वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन पढ़िए आप, जल्दी जल्दी पढ़िए, ठीक है। जो सीआरआर है वो क्या होता है कि फिक्स्ड परसेंट बैंक डिपॉजिट अपने पास कैश रखें, ठीक है। सीआरआर इंक्लूड्स द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट मस्ट बी मेंटेन इन कैश विद द, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर वो परसेंट होता है जो डिपॉजिट करते हैं, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो बैंक अपने पास रखते हैं एसेट के फॉर्म में, लिक्विड एसेट जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, इंक्लूड्स रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, ठीक है। अ डिक्रीज इन द बैंक रेट लैंड टू चीपर लोन्स, अगर बैंक रेट में डिक्रीज होगा तो उससे चीपर लोन होंगे, ठीक है। ऑल द थ्री, ठीक है इसका, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर समझ गए ना आप। सीआरआर वो होता है जो परसेंटेज होती है जो डिपॉजिट करते हैं बैंक, उसमें से बैंक को अपने पास कुछ मिनिमम अमाउंट में कैश अपने पास रखना ही रखना होता है, वही होता है सीआरआर। और एसएलआर में क्या होता है कि लिक्विड एसेट्स को अपने पास रखना ही रखना होता है, ठीक है, हाँ, समझ गए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, जियोग्राफी स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से अपनी। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट होगा पॉलिटी में तो आप बता देना इतने में, ठीक है। थोड़ा इको टफ लगती है लोगों को जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी होगी। इवन जब मैं टेस्ट देता हूँ तो मुझे भी इको टफ लगती है, लेकिन मीन्स की इको सरल आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गए, एस्टेरॉइड्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं है, सिस्मिक वेव नहीं है, ये है और ये है, ठीक है। तो चौथा और पांचवा, ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, अर्थ का
इंटीरियर और जो सोर्स स्टडी होती है अर्थ की 3 लेयर होती हैं, एक तो क्रस्ट हो गई, एक मेंटल हो गई और एक कोर हो गई, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, वॉल्केनिक मैग्मा हो गया, डीप माइंस हो गया। इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, एस्टेरॉइड हो गया, ग्रेविटी हो गई, सिस्मिक वेव्स हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट लेयर्स विद वेरिंग टेम्परेचर, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटेगा। फिर उसके बाद आती है लेयर मेरी ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है हाइट बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आती है मेरी मेसोस्फेयर, टेम्परेचर घटता है हाइट बढ़ने के साथ साथ। फिर आती है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है हाइट बढ़ने के साथ साथ। फिर जो इसके बाद वाली लेयर आती है उसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है हाइट बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। इन ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है। द टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, नहीं। द टेम्परेचर ऑफ द मेसोस, नहीं। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका हो गया मेरा बेसिकली 1 और 4, ठीक है। समझ गए है ना, हाँ समझ गए ना, ठीक है ना, हाँ। जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो होती है मेरी लोवेस्ट, ठीक है, सबसे नीचे होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो ओजोन को कंटेन करता है। जो मेसोस्फेयर में तो बता ही दिया मैंने आपको, थर्मोस्फेयर में भी बता दिया, ठीक है। अब हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स नन फॉर फीदरी अपीयरेंस, ठीक है। जो साइरस होते हैं वो टॉप मोस्ट क्लाउड्स होते हैं और नॉन रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। साइरस क्या होते हैं मेरे, टॉप मोस्ट क्लाउड्स होते हैं और नॉन रेन फॉर्मिंग क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। फेदरी अपीयरेंस साइरस का ही होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्या होते हैं, ये मेरे कॉटन की तरह लगते हैं, ठीक है। और रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं और ये नियर होते हैं, ठीक है, मतलब लोअर लेवल्स में होते हैं। स्ट्रैटस जो क्लाउड्स होते हैं वो लेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो मेरे डार्क ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, समझ गए। साइरस हाई फीदरी क्लाउड्स को बोल दिया, हमेशा सफ़ेद होंगे। क्यूमुलस जो होते हैं वो कॉटन लाइक क्लाउड्स होते हैं, फ्लैट बेस होता है। और स्क्रैटर्स जो होते हैं वो लेयर में होते हैं मेरी और पूरे स्काई को कवर करते हैं बेसिकली। जो निम्बस होते हैं वो डार्क होते हैं, डेंस होते हैं, रेन को लाते हैं और इवन ग्राउंड के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा जी की ट्रिब्यूटरी, जल्दी जल्दी बताओ। अब जो इसकी आपको मैं एक ट्रिप देता हूँ, जो लेफ़्ट बैंक हैं भाई उनको याद कर लो 4G किलोमीटर से, ठीक है। पहला आ गया रामगंगा, दूसरा आ गया गोमती, तीसरा आ गया घाघरा, चौथा आ गया गंडक और किलोमीटर में आ जाएगा कोशी महानदी, महानंदा, ठीक है, कोशी और महानंदा। और राइट बैंक से याद करो यशोदा, यशोदा। यहाँ से आ गई यमुना, सो से आ गई सोम, डा से आ गए दामोदर, ठीक है। अब इसमें पूछा है नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, तो आपको मैंने सब बता दिया। गंडक है भाई, घग्गर नहीं है, महानंदा है भाई, माही नहीं है, तेस्ता भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। और हाँ, जो माही के बारे में एक चीज़ और याद कर लो, ये खाली एक ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार पास होती है, ठीक है, यही एक ऐसी नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मेरा ये। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या है, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो यार, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो। अब इसमें पूछा गया है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो फॉर्म करता है ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो भाई ये गलत है, मेघालयन प्लेट्यू जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। द जनरल स्लोप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बदले पूछा होता डेक्कन प्लेट्यू तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मेरा बिल्कुल ठीक होता, ठीक है, ये ठीक है,
समझ गए। और क्या बताऊँ आपको मैं, पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लो। एंशियंट है, बहुत पुराना है, स्टेबल है, ट्रायंगुलर शेप है, जनरल स्लोप है उसका वेस्ट टू ईस्ट। और जो फिर थोड़ा बहुत मेगालियन प्लेटियो के बारे में जान लो। मेगालियन प्लेटियो जो है वो ईस्टर्न लिमिट तक नहीं है, उसको सेपरेट करा जाता है गारो राजमहल गैप के द्वारा। ठीक है, मैप में देख लेना, मैप अभी मैं खोल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, ये तो भाई सीधे सीधे थार डेजर्ट के हैं, आप इनको एक बार नेट में देख लेना। ठीक है, थार डेजर्ट का लैंडफॉर्म कैसा होता है, एरिड होता है, लेस देन 150 mm रेनफॉल होती है। इसके फ्यूचर जो है मशरूम रॉक है, शिफ्टिंग ड्यून्स हैं जिनको एओलियन नाम से भी जाना जाता है, और बार्गन्स है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, जो इंटीरियर है अर्थ का वो डिवाइडेड है सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, विच नियर ऑफ द लिक्विड स्टेट, खाली आउटर कोर रहता है बस। ठीक है, आउटर कोर जो होता है वो खाली मेरा लिक्विड स्टेट में होता है बस। ठीक है, जो इनर कोर होता है मेरा वो सॉलिड होता है, आयरन निकल से कंसिस्ट होता है। जो आउटर कोर होता है मेरा लिक्विड होता है, मेंटल में एस्थेनोस्फीयर आ जाता है जो कि प्लास्टिक और सोर्स ऑफ मैग्मा होता है। क्रस्ट मेरा सॉलिड होता है, सबको पता है। ठीक है, और हाँ, ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। जुपिटर, जो मेरा जुपिटर है भाई वो जोवियन प्लैनेट्स में आता है। ठीक है, जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उसमें आ गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट जिनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं उसमें आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये गैस जाइंट्स होते हैं, थिक एटमॉस्फेयर होता है, इनकी रिंग्स होती हैं और इनका सॉलिड सरफेस नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर प्राइमरी रॉक्स, तो इग्नियस रॉक है बस, ओनली वन। ठीक है, पेडोजेनेसिस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, पेडोजेनेसिस जो टर्म है वो क्या डिस्क्राइब करता है। द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ओरोजेनेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को ही ये कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ ए स्पीसीज, इसको सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री के रिगार्डिंग है, अब मजा आएगा ना, हिस्ट्री मेरा ऑप्शन भी है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब बोला गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। इन ऋग्वेदा द टर्म भारता वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स कॉल्ड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द। ठीक है, द टर्म हिंदुस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड इन द मिराज सिराज में था। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो भारत है वो एंशियंट है, ऋग्वेदा में करा गया था। ठीक है, और ग्रुप के लिए यूज़ करा गया था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहता है। फिर होल ऑफ द कंट्री के लिए इंडिया आया जो कि आया है इंडस और सिंधु से, पर्शियन और ग्रीक द्वारा लाया गया। फिर हिंदुस्तान आया जिसका पर्शियन ओरिजिन है जो कि यूज करा गया पंजाब, हरियाणा, गंगा द्वाब रीजन वाले लोगों के लिए। हिंदुस्तान टर्म ने कभी भी इंक्लूड नहीं करा साउथ इंडिया को। ये एक मेजर रीज़न भी है कि साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडियन से चिढ़ते हैं। 63, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, तो भाई बिल्कुल ठीक बात है। बैटल्स और मोस्टली फॉट फॉर पैस्चर्स एंड लैंड, ठीक है भाई। जनरली द राजास डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है भाई। द सन्स और, नहीं भाई, ठीक है, ये नहीं था। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ऋग्वेदा पीरियड में क्या क्या था। बैटल जो होते थे वो कैटल के लिए होते थे, लैंड के लिए होते थे और वाटर के लिए होते थे। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ना टैक्स कलेक्ट करा जाता था। राजा को चूज़ करा जाता था असेंबली द्वारा। जो प्रीस्ट ब्राह्मण्स जिनको बेसिकली कहा जाता है वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। जो राजा था वो ट्राइबल चीफ कहलाता था, हेरिडिटरी नहीं था, और वॉलंटरी ऑफरिंग करी जाती थी बलि। ये एज अ टाइप ऑफ टैक्स नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैचिंग का है ये। चिरान जो है बिहार में है, ओनली वो उत्तर प्रदेश में है, मेयर गरवाई पाकिस्तान में है, बुर्जा होम का है मेरी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये सारी मेरी नियोलिथिक साइट्स हैं, ओनली 3। ठीक है, इसके बारे में बता दूं क्या आपको थोड़ा बहुत। जो प्री हिस्टोरिक एरा था ये हैं बेसिकली प्री हिस्टोरिक एरा की साइट्स हैं।
जो प्री हिस्टोरिक एरा था वो रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है उसके अवेलेबल। डिवाइडेड था पैलेलिथिक, मेगालिथिक और नियोलिथिक एज में। जो चिरांड है वो बिहार में है। नियोलिथिक और चारकोलिथिक साइट्स थी, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं वीट के, बाले के, बफेलो के, ऑक्स के। कॉपर टूल कोई भी फाउंड नहीं करा गया है। कोल्डीवा जो कि यूपी में था, जो कि फेमस था रियरिंग के लिए, बरियल विद गोट्स के एविडेंस भी मिली हैं। और बुरजाहोम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पे पेट हाउस मिला है, कुकिंग के एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जातीस के रिगार्डिंग है। ठीक है, जातीस के रिगार्डिंग जल्दी जल्दी पढ़ो, जिनके चक्कर में आज देश में लड़ाइयाँ होती रहती। जातीस वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ठीक बात है, नहीं परमानेंट नहीं थी। ठीक है, द लोकल रूलर्स ऑफ जातीज वर ऑफन इन्फोर्स्ड बाय लोकल असेंबली, ठीक है, तो इसका 1 and 3 ठीक है। अगले में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड क्लासिफिकेशन चोला एम्पायर कंसीव, ब्रह्मदेव वॉज अ टैक्स फ्री लैंड डोनेटेड टू, ठीक है, वॉज लैंड ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वेलन वगी लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय नॉन ब्राह्मण, ठीक है, सारे ठीक है। ठीक है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारे ठीक हैं। थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, ब्रह्मदेव वो लैंड था जो कि ब्राह्मण्स को डोनेट करा गया था। शाल्बोगा वो लैंड था जो कि स्कूल्स के लिए था। वेलनगई वो लैंड था जहाँ पे नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स काम करते थे। और कुछ अदर टाइप्स के लैंड भी थे, जैसे कि देवदाना हो गया, टेम्पल्स के लिए था। पलीचंदनम था जैना इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में देखो, जो मेगालिथिक है बरियल साइट है, ठीक है। अश्वमेध जो है रॉयल सेक्रीफाइस है, पुअर होते थे ओनली टू। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिनी रिटर्न बाय कल्हाना रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किंग। राज तरंगिनी, ठीक है, हाँ। किताबुल हिंद था पर्शियन टेक्स्ट, पर्शियन नहीं था यार, ठीक है। और तो ठीक है, अलबुरनी नहीं लिखा था जो, बट ये जो था ये पर्शियन टेक्स्ट नहीं था, ये आई गेस अरेबिक था। एक बार चेक कर लेना यार ये फैक्ट, इसका खाली 1 ओनली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, बोथ बुद्धा एंड महावीरा प्रीच देयर एस्थम एंड पेनेंस, ठीक है, नहीं, जो बुद्धा थे वो मध्यम मार्ग का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, मिडल पार्ट। ठीक है, बोथ बुद्धा एंड महावीरा प्रीच देयर टीचिंग, नहीं, जो बुद्धा की टीचिंग थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। बोध बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मिले, ठीक है, दोनों बिलीव करते थे। तो तीसरा खाली इसका ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। बुद्धा बोलते थे शाक्य ज्ञान, क्षत्रिय। एनलाइटनमेंट हुआ था वो बोध गया में। जिन्ना जो था, जिन्ना के बारे में देख लो, जैनिज्म के बारे में, वो कॉन्क्यूरेंट थे, जैन तीर्थंकार थे, दोनों कर्मा में बिलीव करते थे, पर दोनों की इंटरप्रिटेशंस अलग अलग थी। बुद्धा जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में टॉट करते थे, ठीक है, ठीक है, और महावीरा भी टॉट करते थे प्राकृत लैंग्वेज में ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू, ही कंसीडर्ड इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एलाइड फिनोमेना, ठीक है। द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधीज डिजायर वाज टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चरखा बिकम अ सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, ये 1905 में ही हो गया था। कौन सा मूवमेंट था, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सोचा कि नहीं सोचा। मुझे उम्मीद है नहीं सोचा होगा तुम लोगों ने अब तक। ठीक है, ठीक है, हाँ। 1905 में कौन सा हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। चरखा was seen as a symbol that could provide the poor with supplementary income and make them self-reliant, ठीक है। दो स्टेटमेंट ये इसका आंसर, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे शायद गांधी ने चरखा को सिंबल करा था यूज़, सेल्फ रिलायंस का, एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो चरखा था वो सिंबल बन गया था, स्वदेशी सिंबल 1905 में ही। ठीक है, तो आपके जितने मार्क्स आए हों मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ में।